गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपका सचिन गोयनका। आज हमारी इस वीडियो के विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको पता है कि इन दिनों अप्रैल 2026 के वक्त में RUHS यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, जो सारे मेडिकल प्राइवेट कॉलेजों के उसी से एफिलेटेड हैं, उसने BSc नर्सिंग, जो अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रखे हैं सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। और ईयरली में 4th ईयर के एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि ईयरली बैच अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ईयरली का बैच सिर्फ एक ही बैच था, जो 2021 वाला बैच था, वो पूरा हो चुका है। इसके बाद से सिर्फ सेमेस्टर वाले ही बैच लागू होंगे नर्सिंग में। देन आज हम हमारे एक इम्पोर्टेंट सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर, जिसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इनके क्वेश्चंस पेपर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मेनली अगर कुछ चीज़ें हों तो देखी जाती है कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ से पहली बात तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एक चीज़ में उनका एक पर्टिकुलर सजेशन होता है इन क्वेश्चंस का, कि इनका रिपीट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो, इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है डिफाइन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होता है? अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। जब ये क्वेश्चन आ ही गया है वुंड हीलिंग, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वुंड हीलिंग का जो क्वेश्चन आपने जैसे जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर भी वुंड हीलिंग का रोल है, उसके अंदर भी वुंड हीलिंग का क्वेश्चन आता है। आपने फिर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा, जो नर्सिंग फाउंडेशन है, अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी वुंड हीलिंग का रोल आता है। ठीक है जी। अब आपका 3rd सेमेस्टर, जिसके अंदर आपका अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, उसके अंदर भी वुंड हीलिंग का रोल आया है। ठीक है। अब आप जैसे आगे बढ़ोगे, आपका पीडियाट्रिक आएगा, पीडियाट्रिक के अंदर भी वुंड हीलिंग का रोल आएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे, मतलब वुंड हीलिंग अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपका पीछा फर्स्ट सेमेस्टर से और 8th सेमेस्टर तक तो छोड़ने वाला नहीं है। ये आप लिखवा के ले लो। अब मैं बात करता हूँ वुंड हीलिंग के, कि वुंड हीलिंग का एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग एंड डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कि हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले वुंड हीलिंग की डेफिनेशन, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा द स्टेजेस ऑफ द वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग की जो फेजेस हैं, उसके स्टेजेस हैं, कि किस किस तरीके से हम वुंड हीलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में लिखना। और फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो वुंड हीलिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके बारे में हमें इस चीज़ के अंदर लिखना है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ OT, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, या डिफाइन OT। OT क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ OT डिज़ाइन, क्लासिफिकेशन करना है, OT डिज़ाइन करना है, स्टाफिंग करना है, और मेंबर ऑफ OT टीम, मतलब फिजिकल सेटअप ऑफ द OT टीम, ये हमें इसके अंदर करना है। ठीक है। OT अपने आप में, ऑपरेशन थिएटर, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो OT नहीं पढ़ कर गया, कि ऑपरेशन थिएटर नहीं पढ़ के गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि OT के बारे में क्वेश्चन आ गया। अब वो बच्चा सोचेगा कि मैं किस तरीके से करूँ। तो मेरी बात सुनो, आप उस क्वेश्चन को, मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन तो एनालिसिस करवा ही रहा हूँ, साथ के साथ अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप भी करते हो और वो आपके एग्ज़ाम में आता है, तो उसको किस तरीके से और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसकी जानकारी मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ। इस वीडियो की पर्टिकुलर बात नहीं है, मैं हर वीडियो के अंदर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, उसके बारे में मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताया है। तो अब जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल जाते हैं अक्सरली हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि OT कहाँ पर सेटअप होता है। OT क्या होता है कि मतलब एक डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया जो होता है ना, वो OT के लिए डिसाइड होता है। तो आप OT लिखो कि OT के अंदर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर होता है, जिसके द्वारा
किसी भी एक डिजीज़ का पर्टिकुलर सर्जरी होती है, वो ओटी के अंदर आता है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी, ये ओटी कितने तरीके के होते हैं, ईएनटी है, ऑर्थोपेडिक है, इन तरीके का ओटी का क्लासिफिकेशन कर देंगे हम। फिर अब हमें लोकेशन, मान लीजिए इसके अंदर लोकेशन वाला पॉइंट दिया नहीं है, फिजिकल सेटअप वाला पॉइंट नहीं दिया है, फिजिकल सेटअप वाला पॉइंट दिया होता तो आपको इसमें लोकेशन ऑफ ओटी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, प्रिकॉशंस, एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में लिखना होता। अब ओटी को डिज़ाइन करेंगे हम। फिर उसके स्टाफ कि ओटी के अंदर कौन कौन से स्टाफ्स होते हैं, और मेंबर ऑफ द ओटी टीम, मतलब मेंबर ऑफ ओटी टीम कि उस ओटी टीम में कितने मेंबर्स होते हैं जो कि एक सर्जरी को हेल्ड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ, मेरा तीसरे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डिफाइन सूचर एंड डिस्क्राइब द सूचर मटेरियल, टाइप्स, इक्विपमेंट फॉर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। सूचर पढ़ के जाना आप, सूचर से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी सूचर से आ सकता है। इससे पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में आया था, सप्लीमेंट्री वाले में। डिफाइन सूचर एंड डिस्क्राइब द सूचर, डिफाइन करना है सूचर को, डिस्क्राइब द सूचर मटेरियल, मतलब सूचर के क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सूचर, कितने तरीके के सूचर होते हैं, इक्विपमेंट फॉर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर, और इक्विपमेंट करना है, और फॉर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर को हमें यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ हमारे डिफाइन निमोनिया, डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। डिफाइन निमोनिया भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 3rd सेमेस्टर से लेकर और 6th सेमेस्टर तक आप तक पीछा नहीं छोड़ेगा निमोनिया। ओबीजी के अंदर भी निमोनिया का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिफाइन निमोनिया, डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, टाइप्स ऑफ निमोनिया, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, वो जॉन्डिस हो गया, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, निमोनिया का जब क्वेश्चन आया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जॉन्डिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन्डिस के टाइप्स क्या क्या हैं और टाइप्स ऑफ निमोनिया है। ठीक है, रिस्क फैक्टर है निमोनिया, और फोटोथेरेपी, ये जॉन्डिस के अंदर भी देते हैं, और इसके अंदर फोटोथेरेपी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोथेरेपी के अंदर हम क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि फोटोथेरेपी देते हैं हम, इसलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है फोटोथेरेपी के ऊपर कि फोटोथेरेपी का प्रोसीजर बताइए। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम हमारे डिफाइन COPD। COPD क्या होता है, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ COPD। अब यहाँ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ COPD दे रखा है। COPD के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान भी दे सकता है, या एम्फाइसीमा के ऊपर प्लान दे सकता है, नर्सिंग केयर प्लान ऑफ द एम्फाइसीमा। एक्सप्लेन द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द COPD। COPD के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में हमें लिखना है कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होते हैं जो COPD के अंदर किए जाते हैं। मैं मेरे अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, शॉर्ट नोट्स। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से क्वेश्चन आता है, ये वेरी शॉर्ट नोट और शॉर्ट नोट दोनों के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप अपने माइंड में। लंग्स एब्सेस से भी क्वेश्चन आया है। लिवर सिरोसिस से भी क्वेश्चन आया है। पेरिटोनाइटिस से भी क्वेश्चन आया है। नाम से स्पष्ट हो रही हैं चीज़ें तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। कोलियोलिथियासिस भी एक इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोलियोलिथियासिस जो क्वेश्चन आता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं कि कोलियोलिथियासिस से बड़ा क्वेश्चन भी आया है, चेस्ट फिजियोथेरेपी से भी क्वेश्चन आया है, और ऑक्सीजन थेरेपी से भी बड़ा क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट्स में। एंजाइना पेक्टोरिस से भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उससे रिलेट करता है कि डिफाइन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डिफाइन करना है। इसके अंदर एक पॉइंट और रह गया कि लिस्टेड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, लिस्ट करना था। देन उसका अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ये इसका अगला पॉइंट है जो कि उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट का क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा जी? पहला क्वेश्चन आएगा हाइपरटेंशन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स किस पे आएगा? हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन पे भी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हाइपरटेंशन देखो मैं बताता हूँ आपको कि हाइपरटेंशन से क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए हाइपरटेंशन से क्वेश्चन आया, उसके टाइप से आपको लिखने हैं हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन के टाइप आप लिख दीजिए। टाइप लिखने के बाद क्या होगा? हाइपरटेंशन के आप रिस्क फैक्टर लिखिए कि किस किस वजह से रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या कोजेज हो सकते हैं जो कि हाइपरटेंशन को कोज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिए आपने। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखिए। हाइपरटेंशन के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आना चाहे ना तो हाइपरटेंशन के नर्सिंग मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं हाइपरटेंशन के बाद कंजक्टिव हार्ट फेल्योर। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के वक्त क्वेश्चन आएगा जो अड आएगा। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेरे को लगा ही था कि कंजक्टिव हार्ट फेल्योर का क्वेश्चन बहुत टाइम हो गया आने को, कंजक्टिव हार्ट फेल्योर का क्वेश्चन आया नहीं है। वैसे कंजक्टिव हार्ट फेल्योर का जो क्वेश्चन होता है ना वो एज भी मस्ट एज बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है बनने को। तो हमने देखा है शायद कि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है जी, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का क्वेश्चन आया है। और एक्सप्लोर द इंजरी, मतलब बर्थ इंजरी से भी क्वेश्चन आया है। वैसे बर्थ इंजरी से क्वेश्चन आता नहीं है इसमें मोस्टली, तो भी पर एक बार इंजरी को आप पढ़ के जाइएगा। हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट से भी क्वेश्चन आया है। वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है। हार्ट ब्लॉक से क्वेश्चन आया है। प्लूरल इफ्यूजन, हाँ जी, प्लूरल इफ्यूजन पे बड़ा क्वेश्चन भी बना है। उसके टाइप्स बने हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पता है और उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स पता है। देन मैं बात करता हूँ हमारे हेमोरॉइड्स फिस्टुला, ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गई यहाँ की बात। मैं बात करता हूँ किस पे? प्लूरल इफ्यूजन पे। प्लूरल इफ्यूजन पे भी क्वेश्चन बना है, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन के टाइप्स हैं, फिर उनको किस किस जगह सप्लाई करता है वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया। मेरी बात सुनिए अब आप। हम बात कर रहे थे किस पे? प्लूरल इफ्यूज़न पे। प्लूरल इफ्यूज़न से क्वेश्चन आया है। एंड डायरिया पे भी क्वेश्चन बना है कि डायरिया पे, हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि एक डायरिया जो होता है, डायरिया के ऊपर क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है डायरिया के ऊपर। डायरिया के टाइप्स हैं, उसका प्रोसीजर है और बहुत सारे मेडिकेशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं डायरिया के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करता हूँ किस पे? मायोकार्डियाटिस पे भी क्वेश्चन बना है कि मायोकार्डियाटिस क्या होता है, ठीक है जी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, रिस्क फैक्टर वगैरह। अब मैं बात करता हूँ एनीमिया पे भी एक बड़ा क्वेश्चन आया है एक बार कि एनीमिया क्या होता है, ठीक है। मैं उसमें कम पढ़ कर गया था एनीमिया वाले क्वेश्चन पे, मगर वो एनीमिया वाला क्वेश्चन बड़ा ब्रॉड आया था, ठीक है। अब मैंने उसी चीज़ को लिखा है कि डिफाइन द एनीमिया और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनीमिया इन डिटेल्स। एनीमिया के टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और नर्सिंग मैनेजमेंट। ये एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन आता है।
राइट ए शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट्स किस पे आएगा, वेरी शॉर्ट नोट, सॉरी शॉर्ट नोट नहीं वेरी शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट में कौन आएगा, लिम्फोमा, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस आएगा, लिम्फोमा आएगा, लिम्फोमा है, डायबिटीज मेलाइटस है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो भी शॉर्ट रूप में आएगा, ठीक है। और देन आपको अगर बता दूं मैं बात कि देखो लिम्फोमा, लिम्फोमा से क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट नोट में, डायबिटीज़ मेलाइटस से भी क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट नोट में, ठीक है, जिसमें आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, सारा कंटेंट जो है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे वो करके और आप कंटेंट लिख सकते हो। फिर आता है ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस से क्वेश्चन आएगा, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से भी क्वेश्चन आया है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस से क्वेश्चन अब की बार ही आया, आप देख लो खुद ही कि जो उसका पेपर था CET का उसके अंदर मेनिंजाइटिस। बात दूसरी रही मेनिंजाइटिस, अब बच्चे इस बार जो उसका पेपर लगा था पीडियाट्रिक का, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि मेनिंजाइटिस से अगर क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेनिंजाइटिस देखना है कि मेनिंजाइटिस आखिरकार होता क्या है, कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। अब मेनिन प्लस जाइटिस, मेनिन का मतलब होता है मेनिन का मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब जो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग का आ जाना, उसके कोजेज जो हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है मेनिंजाइटिस का कोज। तो एक पर्टिकुलर कोज तो है नहीं किसी से होगा, किसी भी कोज से हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर हो गए ब्रेन के अंदर स्वेलिंग्स, ठीक है। अब उसकी वजह से जो सेरेब्रल फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिख दो, स्वेलिंग का है, फिर वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह, ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिख दो उसके, ठीक है। MRI है, CT स्कैन है, USG वगैरह सारी चीज़ें लिख दो। गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन से क्वेश्चन आया है तो पढ़कर जाइएगा गैस गैंग्रीन को। अगर आप AHN की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी सलाह के अकॉर्डिंग तो आप पढ़कर जाइएगा गैस गैंग्रीन को। अब बात करूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मेडिकेशन की, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मेडिकेशन, ठीक है, तो नेबुलाइजेशन, CPR, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन आप पता है कि नेबुलाइजेशन को लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद CPR लिखना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी से भी क्वेश्चन आया है कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है, ऑक्सीजन थेरेपी को भेजो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर आती हैं। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट हैं बेटा कि जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, वो पॉइंट्स पर्टिकुलरली फिक्स होते हैं। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, अगर आप चीज़ों को मॉडिफाई करके देखोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उन चीज़ों को आप वहाँ पाओगे ही पाओगे। जैसे ऑक्सीजन थेरेपी है, CPR है, ये जनरल टर्म्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट ऑफ। ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, सिट्स बात हो गया साहब, पेन मैनेजमेंट। अब पेन मैनेजमेंट को वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर डिफाइन करना है कि पेन मैनेजमेंट क्या होता है, पेन मैनेजमेंट को डिफाइन कर देंगे जी। अब मैं बात करता हूँ राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट्स एम्फाइसीमा, प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ OT, किसके लिए, प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ OT, प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ OT, प्री ऑपरेटिव केयर करनी है हमें OT की, ठीक है। एम्फाइसीमा हो गया। चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी से भी क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट के अंदर। ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस का क्वेश्चन आया है। देन आगे क्या लिखा हुआ है कि चीज़ों को एक क्वालिटिव पैटर्न में वेरीफाई करना ही अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का मेन प्रिंसिपल होता है। अब जैसे हमने शॉर्ट नोट में देखा एम्फाइसीमा है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ OT है, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस आएगा, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के ऊपर भी शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से भी क्वेश्चन आया। पोरोसिस का मतलब होता है होल। ट्रैक्शन, कोड ट्रैक्शन, है ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रैक्शन खुद के टाइप होते हैं एक, ठीक है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर डिफरेंसेस, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या आता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, इन्फ्रैक्शन। अल्सर एंड इट्स टाइप, अल्सर के बारे में लिखना है और उसके टाइप्स, कौन कितने टाइप के अल्सर होते हैं। डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये सारे इसके टाइप्स हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रिमेटिक हार्ट डिजीज़। नर्सिंग में देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने आप नोट डाउन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द रिमेटिक फीवर, रिमेटिक हार्ट डिजीज़, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि NCP, नर्सिंग केयर प्लान बनाइए रिमेटिक हार्ट डिजीज़ पर, ठीक है। और एनी 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आर मेंशन दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ मेरे अगले क्वेश्चंस के बारे में। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करता हूँ मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉक के बारे में। कोई भी चीज़ कोई सुनता है और वो चीज़ थोड़ी भयानक या भयावह हो तो उसको देखकर उसको शौक लग जाता है, वो स्तब्ध रह जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम शौक। तो शौक के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। अब शौक के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, बच्चे कहेंगे सर शौक के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको शौक का इंट्रो, उसकी डेफिनेशन, शौक के टाइप्स, कितने तरीके के शौक होते हैं, उन शौक्स का आपको, और फिर उनका नर्सिंग मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो आपको मेंशन करने ही करने हैं जब आपको सिर्फ शौक दिया हो, ठीक है। यहाँ भी एक बात है, जब आपको शौक दिया हो, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ आई इशू, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी है हमें किसकी? आई इशू की। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ आई इशू कि कौन सी केयर करनी है? पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ आई इशू। अब आपको मैं एक बार ये पूरा पेपर फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको, सॉरी वो बीच में स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो गया था, नेटवर्क इशू, उसकी वजह से चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे हो गई थी। मैंने आपको पूरा पेपर अभी विजुलाइज करवाया है बाकायदा अपने एक्सप्लेनेशन में। फिर से एक बार हम इस पेपर पे नज़र मार लेते हैं। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेसिस ऑफ एग्ज़ाम से और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के उस पे बेसिस पे भी हर एक क्वेश्चन आप इसका शॉर्ट नोट ले सकते हैं। मैं आपको इसके PDF तो भेज ही दूंगा जिससे आपको एक इजी रहे। अब बात करते हैं हमारे इन क्वेश्चंस के बारे में कि सर जी हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और अपना क्या रिस्क फैक्टर, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को मेंशन करने के लिए या उसको अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर कोजेज़ भी आ गए, रिस्क फैक्टर भी आ गए। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके रिस्क की वजह से ये डिसऑर्डर आपको हुआ है, ये बच्चों को हुआ है, ठीक है। कोजेज़ का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जो उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को करने की चाहत में है, वो उसका कोज हो गया। अब बच्चे कहेंगे कि सर हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ का तो अलग अलग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं जो कि पर्टिकुलर फिक्स होते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन है ना, CBC है, कंप्लीट ब्लड कल्चर टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं। बाकी आप जब डिजीज़ पढ़ते हो ना, उस डिजीज़ को ध्यान से देखो कि डिजीज़ किस से रिलेटेड करती है। कार्डियोवैस्कुलर से रिलेट करती है तो कार्डियोवैस्कुलर के जो टेस्ट आपने सुन रखे हैं, 2D को है, इन सारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस को आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर। आई होप आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा
और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस को बताने की, ताकि आपको पेपर में आसानी हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो पेपर बनाया है उसी पेपर से सारा क्वेश्चन पेपर आएगा। मैंने सिर्फ आपको पर्टिकुलर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस उठा के, जो विद माय एक्सपीरियंस 5 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इन क्वेश्चंस का बताया है कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर सारे क्वेश्चंस पढ़कर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसा कि मुझे पता है, मैंने जो पिछली वीडियोज़ के अंदर जो क्वेश्चंस पेपर बनाए थे वो हूबहू मैच किए हैं बच्चों के। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जो भी बच्चा 3rd सेमेस्टर के अंदर है उसको ये क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा, ताकि उसको आसानी हो पढ़ने में और वो भी एक अच्छे नंबर अचीव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जितने से ज़्यादा शेयर करोगे आप, उतना उन बच्चों को हेल्प हो पाएगी जो बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, या उनके पास पूरी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी नहीं होती है स्टडी की। उनको पता नहीं होता है बेचारों को कि नर्सिंग के अंदर किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।